अक्षय और स्टार्ट करते हैं आज अपना अगला लेक्चर। किसका? आयोनिक इक्विलिब्रियम का। लास्ट लेक्चर तक सारे नोट्स देख लिए ना, सारे लेक्चर देख लिए ना। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आयोनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जेई मेंस हो, जेई एडवांस हो, चाहे नीट हो, हर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और हाँ, थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक, थोड़ा सा बेस स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो अभी जो भी चल रहा है बेस चल रहा है। तुम्हें क्या लग रहा है कि मेन टॉपिक शुरू हो गया? बेसिक बेसिक चीज़ें चल रही है, ठीक है। एक लेक्चर और बेसिक चीज़ चलेगी, फिर आएंगे इसके मेन पार्ट के ऊपर हम, जहाँ पे हमें ये चीज़ें सबकी ज़रूरत पड़ेगी। ये चीज़ें जो भी हमने सीख रहे हैं, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो प्लीज़ इसको स्ट्रॉन्ग बनाओ, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की चीज़ें किसको है कि पीएच कैसे निकालते हैं, होता क्या है, वीक एसिड का कैसे निकालता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का कैसे निकालता है, ठीक है, वीक बेस का कैसे निकालता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्स कर दिया तब कैसे निकालेंगे। ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको तुम जितना ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे, जितना ज़्यादा बेसिक से, मैंने लास्ट टाइम के अंदर बोला था तुम्हें कि बेसिक से तुम चीज़ों को पढ़ो, बेसिक से उठाओ चीज़ों को। वहाँ से अगर तुम उठा के अगर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो तुमसे कोई गलती ही नहीं होगी, क्योंकि तुम बेसिक से चीज़ें कर रहे हो। सीधा फॉर्मूला यूज़ करोगे तो गलती होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो बेस से पकड़ना, ये इस पूरे चैप्टर का बस एक ही चीज़ है कि तुम्हें बेसिक से चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अगर बेसिक से है तो सारे कर दोगे, ठीक है। फॉर्मूला याद है तो 80% 90% क्वेश्चन कर पाओगे। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर इफेक्टिव होना चाहते हैं इस चैप्टर के अंदर, तो तुम्हें बेसिक से चीज़ों को उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मैं काफ़ी छोटे से टॉपिक के साथ, और आज ऑलमोस्ट तुम्हारा थ्योरेटिकल पार्ट चलने वाला है। तो आराम से देखना चीज़ों को और चीज़ों को समझने की कोशिश करना। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर एक काफ़ी प्यारे से टॉपिक के साथ, जिसका नाम है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ठीक है। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, कॉन्जुगेट वर्ड हमने सुना हुआ है कहां पर? कॉन्जुगेट वर्ड हमने सुना हुआ है कहां पर? ब्रोनस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट के अंदर बताया था कि इसको कॉन्जुगेट एसिड, अगर ये एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, अगर ये बेस है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा। ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, वो आज तुम्हारे काम में आने वाली हो, ये आगे भी काम में आएगी पूरे चैप्टर के अंदर। तो कॉन्जुगेट वर्ड तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि इसका कॉन्जुगेट क्या होगा क्या, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो चीज़ें क्लियर करो, वो चीज़ें थोड़ा सा और अच्छे से बेटर करो तो चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है। मैं यहाँ पे सपोज कर रहा हूँ, कि एक NH3 है और उसका कॉन्जुगेट है NH4+, ठीक है। NH3 एक बेस है, ठीक है। इसका अगर कॉन्जुगेट एसिड निकालना है तो क्या होगा? बेस क्या करेगा? H+ गेन करेगा ना। H+ गेन किया तो क्या हो गया? NH4+ में कन्वर्ट हो गया, मतलब ये है इसका कॉन्जुगेट एसिड, एक तरीके से मान सकते हो। और अगर इसको बेस लिया तो ये इसका कॉन्जुगेट, अगर तुमने इसको एसिड लिया तो इसका क्या हो गया? कॉन्जुगेट बेस। तो दोनों एक दूसरे से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे चलते थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, NH4+ से स्टार्ट करते हैं। NH4+ को तुमने वाटर के अंदर डिसोल्व किया, ठीक है। वाटर के अंदर डिसोल्व किया तो क्या होगा? तुम खुद सोचो, ये क्या है? ये NH4+ है, क्या ये और H+ गेन कर सकता है? नहीं। तो क्या ये H+ दे सकता है? तो हाँ। अगर ये H+ दे सकता है तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? खुद बताओ। एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। तुम सब बोलोगे कि सर ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ये बेस की तरह बिहेव तो नहीं कर सकता। ये एसिड है तो यहाँ पे वाटर को किसकी तरह बिहेव करना पड़ेगा? बेस की तरह, ठीक है। NH4+ ने एक H+ इसको दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? H3O+ में प्लस NH3 में। चीज क्लियर? इसने अपना एक H+ इसको दे दिया वाटर को, तो वाटर किस में कन्वर्ट हो गया? H3O+ में, और वो किस में कन्वर्ट हो गया? NH3। बहुत बढ़िया। ये एक एसिड है ना, इस एसिड का क्या Ka लिख सकते हो? के जल्दी बताओ, क्या Ka लिख सकते हो? हाँ सर लिख सकते हैं। क्या होगा? H3O+ प्लस NH3 डिवाइडेड बाय वाटर है। वाटर तो लिक्विड है, लिक्विड का तो हम लेते नहीं है, क्योंकि उसका कॉन्सेंट्रेशन वो हम करते हैं यूनिट 1 मानते हैं। तो डिवाइड बाय NH4+ डिवाइडेड बाय NH4+, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो इसको बेटा। इक्वेशन नंबर 1 दे दिया तुमने। ये किसके लिए यूज किया? ये पूरा का पूरा हमने काम किया NH4+ के लिए। ये चीज समझ में आ रही है? अगला चलते हैं बेस को पकड़ते हैं, NH3 को पकड़ते हैं। NH3 हमारे पास बेस है, पानी में डाल दो पकड़ के। NH3 को पानी में डाल दिया पकड़ के, NH3 + H2 पानी में डाल दिया तो क्या होगा बेटा? ये अब किसकी तरह बिहेव कर रहा है? ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? बेस की तरह। बेस को क्या चाहिए? बेस को चाहिए H+। कहां से लेगा? H2O से लेगा। H2O से लेगा तो NH3 + H2 क्या हो जाएगा? NH4+ प्लस
OH माइनस हो जाएगा प्लस OH माइनस हो जाएगा प्लस OH माइनस हो जाएगा। चीज क्लियर है क्या बोल रहा हूँ, चीज क्लियर है क्या बोल रहा हूँ। इसके लिए के भी लिख दूं, चलो इसके लिए के भी लिख दूं मैं, इसके लिए के भी लिख दूं मैं, लिख देते हैं सर, आप बोल रहे तो लिख देते हैं NH4 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड इनटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय ये क्या है NH3 है, ये क्या है NH3 है, तो NH3 की कॉन्सेंट्रेशन। चीज क्लियर है, ये के है ये के भी है। के किसके लिए लिख रहा हूँ NH4 प्लस के लिए, के भी किसके लिए लिख रहा हूँ NH3 के लिए। ये क्या है NH3 बेस है, NH4 प्लस क्या है एसिड है, ठीक है, तो दोनों के लिए के भी लिख दिया, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम नहीं दिया तो दे देते हैं, बहुत जल्दी दे देते हैं। अब दोनों इक्वेशन को हमने नाम दे दिया, अब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2, दोनों को ऐड कर दो बेटा, ऐड कर दो, इक्वेशन ऐड कर दे पहले। इक्वेशन कैसे ऐड करते हैं देखते हैं। NH4 प्लस इस साइड है, इसका NH4 प्लस इस साइड है, तो क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, NH3 से NH3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये तुम्हारे पास वाटर है ना, तो ये क्या बन गया 2H2 कन्वर्ट हो गया H3O प्लस प्लस OH माइनस, हाँ कि ना, बहुत बढ़िया। अब यूज करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट्स। क्या बोलता है केमिकल इक्विलिब्रियम कि जब दो इक्वेशंस को ऐड किया जाता है तो उसका के पे क्या फर्क पड़ता है, तो बताओ इस इक्वेशन का के क्या होगा, इस इक्वेशन का के होगा सर, इस इक्वेशन का के होगा कि जब दो इक्वेशन को सम किया जाता है तो उनका के मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब इसका के क्या होगा, के इंटू के भी होगा। बताओ कितने लोगों को बात समझ में आ रही है, के इंटू के भी होगा, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं। अब मैं बताऊं कि ये इक्वेशन कहीं जानी पहचानी है, कहीं देखी हुई है, कहीं देखा देखा लग रहा है। थोड़ा सा आंखों को जोड़ दो, आंखों पे जोड़ दो, दिखेगी तुम्हें, आसमान में उड़ती हुई दिखेगी इक्वेशन तुम्हें, कहीं ना कहीं जरूर दिखेगी, तो देखो कहाँ लिखी हुई है, ठीक है। एक तरीका तो के इंटू के भी हो गया इसका। एक और तरीका अगर इस इक्वेशन को देख के लिखे तो क्या होगा, H3O प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, ये चीज होगी ना हमारे पास, यही तो होगा। यहाँ पे तो इसका कॉन्सेंट्रेशन तो कितना हो जाएगा, 1 प्योर लिक्विड है तो प्योर लिक्विड का 1, ये किसके बराबर लिखा हुआ है, ये बराबर लिखा हुआ बेटा KW, ये किसके बराबर लिखा हुआ है KW, याद है KW पढ़ा था हमने, आयनेशन कांस्टेंट फॉर वाटर, आयनिक प्रोडक्ट फॉर वाटर, तो वही चीज के डब्ल्यू के बराबर आ गई। तो यहाँ से पता चल रहा है के इंटू के बी किसके बराबर आ गया, के डब्ल्यू के बराबर आ गया। मतलब अगर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के हमें एक का के पता है और दूसरे का अगर मुझे के बी फाइंड आउट करना है तो मुझे ये फॉर्मूला लगा देना है। चीज क्लियर है क्या बोल रहा हूँ, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। मैंने दोनों तरफ लॉग ले लिया, लॉग ऑफ के, लॉग ले लिया दोनों तरफ, लॉग ऑफ के प्लस लॉग ऑफ के बी इक्वल टू लॉग ऑफ के डब्ल्यू, है ना। ये के किसके लिए डिफाइन है बता सकते हो, के एसिड है ना, एसिड कौन है यहाँ पे, एसिड है NH4 प्लस, मतलब के डिफाइन है अपने पास NH4 प्लस के लिए, और के बी कौन है हमारे पास NH3 बेस के लिए, तो NH3 के लिए हमारे ये डिफाइन हो गया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। लॉग के प्लस लॉग के बी इक्वल टू लॉग के डब्ल्यू माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ के माइनस लॉग ऑफ के बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ। माइनस लॉग ऑफ के को क्या लिख सकते हैं बेटा, माइनस लॉग ऑफ के को लिख सकते हैं पीके, हाँ पीके आए हुए, पीके माइनस प्लस 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 पीके बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पीके डब्ल्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पीके डब्ल्यू। तो ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये के और के बी में रिलेशन है, के और के बी किसका, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अगर एक किसी का अगर हमें सपोज एसिड का पता है तो उसके कॉन्जुगेट बेस का क्या के होगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, के इंटू के बी इक्वल टू के डब्ल्यू से। तो कभी कभी क्या होता है कि इक्वेशन के अंदर हमें कॉन्जुगेट एसिड पेयर से रिलेटेड क्वेश्चन दे देता है, वो के दे देता है और हमें के बी निकालना होता है। तो हम ये चीज वहां पे अप्लाई करके आराम से चीजें क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा उस चीज को देखते हैं आगे और कुछ ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, वैसे थोड़ा सा और चीजें बतानी है तो उसको समझा देता हूँ। अगर ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे बात करें तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड तो pKa प्लस pKb की वैल्यू कितनी हो जाएगी, खत्म है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। pKa प्लस pKb की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14, या फिर अगर इसको ऐसे लिखा जाए कि k इंटू kb की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 की पावर माइनस 14 हो जाएगी सर, 10 की पावर माइनस 14 हो जाएगी। तो ये चीज याद रखनी है, लेकिन ये चीज का जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। तो इतना चीज कर लोगे तो आराम से चीजें तुम्हारी क्लियर हो जाएगी। तो आई थिंक चीज क्लियर हो गई होगी। कंजुगेट एसिड बेस पेयर का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है उनमें क्या रिलेशन होता है,
वो चीज़ मैंने यहाँ पे तुम्हें समझाने की कोशिश की है, तो क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे समझा है। ठीक है, तो थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ा सा तुम्हें इस चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से समझना है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है, पता ही नहीं चलता कैसे यूज़ करना है। तो यूज़ करना भी सिखाऊंगा, काफ़ी अच्छे से सिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए तुम्हें ये इक्वेशन याद रखनी है, ताकि कहीं आए तो लगे नहीं कि आता ही नहीं है। आना चाहिए, सबसे पहली चीज़ें आना चाहिए। आता ही नहीं है तो करोगे कैसे? तो करने के लिए चीज़ें पता होगी तभी कर पाओगे। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो तुम समझाया, आगे भी और कुछ कॉन्सेप्ट है वो तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा। आगे चलते हैं और नया टॉपिक हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो अगले टॉपिक का जो नाम है हमारा वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। रिलेटिव का मतलब क्या होता है कि एक के रेस्पेक्ट में हम दूसरे एसिड के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करेंगे कि अगर एक एसिड के करस्पॉन्डिंग में दूसरा एसिड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या कितना ज्यादा वीक है। ठीक है, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं मैं तुम्हें आप बता देता हूं। पहले रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स, ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा तुम्हारा स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट एसिड डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ सेकेंड एसिड। ठीक है, ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है। मैं जनरली तुम्हें एसिड्स के बारे में बताऊंगा, बेस के बारे में तुम्हें अपने आप चीजें समझ में आ जाएगी। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स अगर मुझे निकालना है तो स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट एसिड डिवाइड बाय स्ट्रेंथ ऑफ सेकंड एसिड। अब मुझे ये बताओ कि तुम अगर किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ बताते हो तो तुम्हारे पास क्या क्राइटेरिया होता है कि तुम उसकी स्ट्रेंथ बताते हो? तो क्राइटेरिया क्या होता है कि किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ उसकी H+ आयन देने की टेंडेंसी पे डिपेंड करता है। तो जितने H+ आयन वो देगा, ये मतलब जितना H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी उतनी, तो H+ फर्निश फ्रॉम फर्स्ट एसिड divided by H+ furnished from second acid। तो यहाँ पे तुम्हें क्या चीज समझनी है कि जो जितना अच्छा एसिड होता है ना वो उतना ज्यादा H+ डोनेट कर सकता है, जितने ज्यादा H+ फर्निश कर सकता है। तो किसी भी चीज की अगर हमें यहाँ पे अगर एसिड की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है तो हम अगर ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि कौन कितना ज्यादा H+ की कॉन्सेंट्रेशन दे रहा है, कौन कितना ज्यादा डिसोसिएट हो रहा है, H+ कौन ज्यादा दे रहा है, वो उतना क्या होगा, अच्छा एसिड होगा। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ से रिलेटेड कभी बात आएगी तो तुम्हें ये क्राइटेरिया अपनाना है कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, जो H+ ज्यादा फर्निश करेगा, जो H+ ज्यादा डिसोसिएट करेगा, जो एसिड ज्यादा डिसोसिएशन में जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करेंगे जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग जो भी हमारे पास एसिड्स होते हैं वो स्ट्रेंथ का 100% डिसोसिएशन होता है। ठीक है, वीक का क्या होता है, वीक का 100% नहीं होता। वीक का अल्फा कहाँ से कहाँ होता है, 0 से 1। तो हम यहाँ से चीज क्या बोल सकते हैं कि अल्फा अगर 0 से 1 है मतलब 100% डिसोसिएशन नहीं है। स्ट्रॉन्ग का क्या है, 100% डिसोसिएशन है। तो जिसका जितना ज्यादा अल्फा होगा उतना ज्यादा क्या होगा, उसका स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। अल्फा ज्यादा होने का मतलब क्या, डिसोसिएशन ज्यादा हो रहा है। डिसोसिएशन होकर बन क्या रहा है, H+। मतलब जितना ज्यादा डिसोसिएशन उतना ज्यादा H+, उतना ज्यादा क्या होगा तुम्हारा, स्ट्रॉन्गर एसिड बनेगा, उतनी ज्यादा उस एसिड की स्ट्रेंथ होगी। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, H+ फर्निश फ्रॉम फर्स्ट एसिड अपॉन H+ फर्निश फ्रॉम सेकंड एसिड। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम दो एसिड ले लेते हैं और उनसे रिलेट करते हैं कि कैसे हम ये रिलेटिव स्ट्रेंथ निकालेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सपोज कर लेता हूँ, सपोज HA एंड HB, ये 2 वीक एसिड्स है। ठीक है, 2 वीक एसिड्स। यहाँ पर मैंने 2 वीक एसिड सपोज कर लिए हैं। HA का जो कॉन्सेंट्रेशन था स्टार्टिंग वाला वो C1 है, अल्फा 1 है और Ka1 है। ठीक है, HB का है C2, अल्फा 2, Ka2। ठीक है, HB के बारे में बात कर रहा हूँ, 2 वीक एसिड ले लिए हैं। तो इसका C1 अल्फा 1 Ka1, उसका C2 अल्फा 2 Ka2। ठीक है, चलो आगे चलें, बहुत बढ़िया। चलो HA के बारे में लिखते हैं। HA डिसोसिएट होगा तो H++ A- में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर HB होगा वो अगर कन्वर्ट होगा तो वो H++ B- में कन्वर्ट हो जाएगा। सही है कि नहीं? चलो आगे चलता है।
एच अगर कन्वर्ट होगा तो ये C1 है, C1 इंटू 1 माइनस अल्फा 1, तो ये हो जाएगा C1 अल्फा 1, ये भी क्या हो जाएगा C1 अल्फा 1। इसी तरीके से इसकी कॉन्सेंट्रेशन है C2, तो ये क्या हो जाएगा C2 इंटू 1 माइनस अल्फा 2, C2 अल्फा 2, C2 अल्फा 2। चीज समझ में आ रही मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। एच ए के लिए मैंने ये लिख दिया, एच बी के लिए मैंने वो लिख दिया, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है यहाँ पे, अगर हम थोड़ा सा इस चीज को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करें तो एक अजम्पशन तुम यहाँ पे ये ले सकते हो कि जो तुम्हारा अल्फा 1 है और जो तुम्हारा अल्फा 2 है वो काफी छोटा होगा, ठीक है। तो अगर ये दोनों काफी छोटे होंगे तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि 1 माइनस अल्फा 1 इज अप्रोक्स 1 और 1 माइनस अल्फा 2 भी क्या होगा अप्रोक्स 1 होगा, ठीक है। ये चीज क्लियर है। एक और चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा तुम लोगों को कि कहीं तुम ये मत सोच लेना कि जैसे कि साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के अंदर होता है कि यहाँ पे C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, यहाँ पे भी C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 लिख दूं। वो क्यों लिखूंगा मैं यहाँ पे, वो लिखने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये दोनों अलग अलग इक्वेशन है। बस मैं ये चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक ये एसिड है और एक वो दूसरा एसिड है, तो इन दोनों एसिड में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, किसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ ज्यादा है, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है। तो ये दोनों एक जगह नहीं हो रहे, ये डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर के अंदर हो रहे हैं, तो हमें बस ये पता लगाना है कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम से रिलेटेड इसको नहीं करना है, अदरवाइज गलत हो जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन, ठीक है। एक बार फिर समझा देता हूँ रिलेटिव स्ट्रेंथ कैसे निकालनी, स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट एसिड डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ सेकंड एसिड, H प्लस फर्नेस फ्रॉम फर्स्ट एसिड, H प्लस फर्नेस फ्रॉम सेकंड एसिड। सपोज करना है हमें दो HA और HB क्या ले लिया मैंने, वीक एसिड ले लिए, C1 अल्फा 1 Ka1, C2 अल्फा 2 Ka2, दो वीक एसिड ले लिए। HA क्या हो गया H प्लस प्लस A माइनस, C1 से हो गया C1 इंटू 1 माइनस अल्फा 1, C1 अल्फा 1, C1 अल्फा 1, ठीक है। C2 से C2 इंटू 1 माइनस अल्फा 2, सिंपल जो भी हम लगाए, ऑस्टोल डाइल्यूशन लो ही लग रहा है एक तरीके से, C2 अल्फा 2, C2 अल्फा 2। फिर यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि अल्फा 1 और अल्फा 2 जो है वो काफी कम है एक से, तो 1 माइनस अल्फा 1 और 1 माइनस अल्फा 2 जो है हमारा वो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे अप्रोक्स 1 की वैल्यू के बराबर हो जाएगा। तो अब इतना अगर समझ लिया है तो एक बार मैं रब कर देता हूँ थोड़ा सा, और इसके आगे चीजें हैं वो भी समझ लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इस चीज की जरूरत पड़ेगी तो पूरा ही तो मिटा दिया, जरूरत पड़ते पड़ते पूरा ही खत्म करते हैं, चलो कोई बात नहीं, चलो बढ़िया। अगर तुम्हें इक्वेशन याद हो तो मैं फिर से लिख देता हूँ, यहाँ पे HA कन्वर्ट हो रहा है H प्लस प्लस A माइनस में, और HB जो हो रहा है वो कन्वर्ट हो रहा है H प्लस प्लस B माइनस में, ठीक है। इस तरीके से कुछ इक्वेशन है। इसका अगर याद हो तुम्हें तो C1 इंटू 1 माइनस अल्फा 1 लिखा था, C1 अल्फा 1, C1 अल्फा 1, C2 इंटू 1 माइनस अल्फा 2, C2 अल्फा 2, C2 अल्फा 2, ठीक है ना। और इन दोनों को मैंने अप्रोक्स 1 ले लिया था, अल्फा 1 अल्फा 2 को अप्रोक्सीमेशन यूज करके। तो बताओ उसका Ka1 लिखना है, तो Ka1 किसके बराबर होगा, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू A माइनस की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय HA। इसी तरीके से अगर Ka2 लिखना है तो वो किसके बराबर होगा, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू B माइनस की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय HB, हाँ है ना। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है तो C1 अल्फा 1 इंटू C1 अल्फा 1 डिवाइड बाय C1 इंटू 1 माइनस अल्फा 1, सही है। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन C2 अल्फा 2 इंटू C2 अल्फा 2 डिवाइड बाय C2 इंटू 1 माइनस अल्फा 2, C2 से C2 कैंसिल, सही है, C1 से C1 कैंसिल, और 1 माइनस अल्फा 1 को मैंने क्या पुट कर दिया 1 माइनस अल्फा 2 को भी मैंने क्या पुट कर दिया 1, चीज क्लियर है। यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया C1 अल्फा 1 स्क्वायर इक्वल्स टू K, और यहाँ पे हो गया Ka2 सॉरी इज इक्वल टू C2 अल्फा 2 स्क्वायर, ये K1 है, K1, तो यहाँ से अल्फा 1 की वैल्यू क्या निकल गई, अल्फा 1 की वैल्यू निकल गई रूट ऑफ K1 बाय C1, ठीक है। तो मैं याद हो तो अप्रोक्सीमेशन लेने पर रूट K बाय C आता था, तो वही अल्फा की वैल्यू वही निकल गई क्योंकि अप्रोक्सीमेशन ने लिया है हमने यहाँ पे, और अल्फा 2 की वैल्यू क्या है रूट ऑफ K2 बाय C2, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी, यहाँ पे क्या किया हुआ है, आगे चलता है। तो ये तो हमने अल्फा 1 और अल्फा 2 फाइंड आउट कर लिया। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि कितना H प्लस फर्निश हो रहा है, कितना H प्लस डिसोसिएट होके बन रहा है। तो फर्स्ट वाले का H प्लस फ्रॉम HA कितना है C1 अल्फा 1, और H प्लस फ्रॉम HB
कितना है C2 अल्फा 2, चेक करो एक बार सही है क्या। C1 अल्फा 1 मतलब C1 इंटू रूट ऑफ अल्फा 1 कितना है, अल्फा 1 है रूट ऑफ K1 बाय C1 और H प्लस फ्रॉम HB मतलब C2 इंटू रूट ऑफ K2 बाय C2, यही है ना। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट ऑफ K1 इंटू C1 और ये हो जाएगा तुम्हारे पास रूट ऑफ K2 इंटू C2, चेक करो एक बार सही है क्या। तो ये दोनों से H प्लस मैंने फाइंड आउट कर लिया, एक H प्लस H से निकाला, एक H प्लस दूसरे से निकाला। चलो अब थोड़ा और आगे चलते हैं। अब मुझे पता है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या होता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स क्या होता है, H प्लस फर्निश्ड फ्रॉम फर्स्ट एसिड। तो फर्स्ट एसिड में मान लेता हूं H है यहाँ पे, ठीक है, और H प्लस फर्निश्ड फ्रॉम सेकेंड एसिड जो मैं मान लेता हूं HB, ठीक है। तो बताओ पहले वाले का H प्लस कितना है, तो सर इसका H प्लस है रूट ऑफ K1 इंटू C1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ K2 इंटू C2, ठीक है। ये चीज तुम्हारे रिलेटिव स्ट्रेंथ का फॉर्मूला तुम्हारे यहाँ से निकल के आ गया कि रूट ऑफ K1 C1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ K2 C2, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है ना कि बस वो तुम्हें जस्ट आंसर निकालने के लिए बोल देता है और कभी कभी काफी सिंपल कर देता है। तो सिंपल कैसे करता है कि वो C1 और C2 को बराबर कर देता है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन बराबर कर देता है दोनों एसिड्स की। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो गई तो रिलेटिव स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हो जाएगा रूट ऑफ K1 बाय K2, चेक करोगा रूट ऑफ K1 बाय K2। तो ये सिंपल तुम्हारे पास एक फॉर्मूला इस तरीके से कुछ निकल के आता है। तो आई थिंक क्लियर हो रहा होगा मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है। तो जनरली बहुत सारे टाइम तो यही लग जाता है क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन सेम कर देता है, नहीं लगता है तो ये लगा दो, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेशन लगाने के बाद लग रहा है, ठीक है, लेकिन अप्रोक्सीमेशन से उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता वीक एसिड के अंदर, तो ये भी लगा दोगे तो काम हो जाएगा, अदरवाइज कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाएगी तो ये लग जाएगा, ठीक है। तो ये जो भी चीज़ बताई मैंने ये तुम्हें किसके लिए बताई, एसिड्स के लिए। अगर यही चीज़ अगर तुम्हारी बेस के लिए आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, सेम बेस के लिए आ गई तो रूट ऑफ Kb1 बाई Kb2 हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट ऑफ Kb1 इंटू C1 Kb2 इंटू C2 हो जाएगा। तो वो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बेस है। बेस का मतलब क्या, वहाँ पे H प्लस की जगह क्या हो जाएगा, OH माइनस हो जाएगा। जो जितना ज़्यादा OH माइनस फर्निश करता है वो उतना ज़्यादा क्या होगा, उतना ज़्यादा अच्छा बेस होगा। तो यहाँ पे K की जगह क्या आ जाएगा, सिंपल Kb, क्योंकि K किसके लिए होता है, एसिड के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट है, और Kb किसके लिए है, Kb अपना बेस के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट है। तो दोनों के लिए हमें अलग अलग डिसोसिएशन कांस्टेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले फॉर्मूले के अंदर वो वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा कि रिलेटिव स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं। जस्ट फॉर्मूला था तो बता दिया, कहीं अगर आता है तो तुम्हें पता चलना चाहिए कि इसका क्वेश्चन तुम्हें कैसे करना, ठीक है। तो चलो बहुत बढ़िया। तो आई थिंक तुम्हें क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब मैं तुम्हें एक ऐसा क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आराम से देखना इस चीज को क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा इसमें मैं टाइम देने वाला हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन है, फाइंड आउट द pH ऑफ 10 to the power -8 mHCl, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार थोड़ा सा देखने को मिलता है वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, हमें pH फाइंड आउट करना है 10 to the power -8 mHCl का, ठीक है। तो तुमने बोला कि सर ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, pH तो फिर निकालना है। pH निकालने में तो तुम लोग महारत हासिल हो, तो तुम निकाल सकते हो, मुझे पता है तुम लोग निकाल सकते हो, लेकिन आज मैं निकालूंगा pH, ठीक है। तो देखते हैं कैसे निकालते pH। लिखा हुआ है फाइंड आउट द pH ऑफ 10 to the power -8 mHCl, ठीक है। अब तुम्हें भी लग रहा है कि सर K नहीं दिया, एसिड है, HCl एक एसिड है, चीज समझ में आ रही होगी। तो K तो दिया नहीं है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो
HCl अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो HCl हमारा टूटेगा H प्लस प्लस Cl माइनस के अंदर। स्ट्रॉन्ग है तो रिवर्सिबल साइन लगाने की जरूरत नहीं है, इरिवर्सिबल साइन होगा, ठीक है। अब t इक्वल टू 0 पे हमारे पास ये कितना था, 10 की पावर माइनस 8 था। कुछ टाइम के बाद ये पूरा डिसोसिएट हो जाएगा तो ये 0 बच जाएगा। स्टार्टिंग में 0 0 था, अब 10 की पावर माइनस 8, 10 की पावर माइनस 8 बच गया, स्टार्ट बन गया, ठीक है। इतना बन गया हमारे पास, चलो बढ़िया, यहाँ तक क्लियर हो रहा है तुम्हें। अब अगर मैं बात करूं कि पीएच निकालना है तो तुम्हें पता है कि सर पीएच के लिए क्या चाहिए, बताओ पीएच के लिए क्या चाहिए। तो पीएच के लिए चाहिए H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, है ना। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है बताओ, 10 की पावर माइनस 8, ठीक है। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 10 की पावर माइनस 8 है, बहुत बढ़िया। अब H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन अगर 10 की पावर माइनस 8 है तो बताओ पीएच कितना होगा। तुम बोलोगे सर पीएच होगा माइनस लॉग ऑफ H प्लस, है ना, सिंपल सा काम कर रहा है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस। तो यहाँ से हो गया माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर माइनस 8। हाँ, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर माइनस 8, तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन को 10 की पावर माइनस 8 पुट किया तो ये हो गया माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर माइनस 8। तो अगर याद करोगे तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, पीएच इक्वल टू 8। पीएच कितना आ जाएगा, 8। चलो, तो तुम तो सोच रहे होगे सर आंसर आ गया, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आंसर नहीं आया। pH इक्वल टू 8 का मतलब समझ पा रहे हो, pH इक्वल टू 8 का मतलब है कि बेसिक सॉल्यूशन हो गया है। तो pH इक्वल टू 8 का मतलब क्या है, बेसिक सॉल्यूशन है। लेकिन हमारे पास तो एसिड है, और अगर हमारे पास एसिड है बट इन केस ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन, pH कितना होना चाहिए, pH होना चाहिए लेस देन 7। pH कितना होना चाहिए, लेस देन 7, लेकिन हमारा pH कितना आ रहा है, 8। तो ये तो pH इक्वल टू तो बेसिक सॉल्यूशन में होगा, लेकिन एसिडिक सॉल्यूशन में तो pH कितना होना चाहिए, लेस देन 8। लेकिन हमारा बेसिक सॉल्यूशन तो नहीं है, हमारा अगर NaOH होता तो हमें बात भी समझ में आती, लेकिन HCl है, HCl है तो एसिड है, एसिड है तो pH 7 से कम होना चाहिए, लेकिन हमारा आंसर कितना आ रहा है, 8। तो अब यहाँ पे आकर क्या हो गया, हम फंस गए, यहाँ पर आके हम फंस गए। तो ये जो हमने निकाला ना गलत है, ठीक है। तो जो हमने निकाला है ना वो गलत है, वैसे नहीं करना है, वैसे कभी भी क्वेश्चन को ट्राई नहीं करना है। तो पहले मैंने तुम्हें गलत मेथड समझाया ताकि तुम ये ना करो। हाँ, गलती से अभी अगर ये करने जा रहे हो तो ये नहीं करना है। अब मैं तुम्हें यहाँ पे समझाऊंगा कि अब तुम बोलोगे कि सर ये पहले तो ये मेथड बताया आपने कैसे निकालते हैं। हाँ, मैंने पहले ये मेथड बताया, मैं मानता हूँ चीज को, लेकिन फिलहाल के लिए कब यूज करना है इस मेथड को और कब नहीं करना है वो भी मैं तुम्हें पूरा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो पहले आराम से पूरी चीज देखोगे तो तुम्हें सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारे पास pH कितना आ रहा है, 8, लेकिन pH 8 नहीं हो सकता क्योंकि ये एक एसिडिक सॉल्यूशन है, क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन के लिए pH लेस देन होता है 7। मतलब ये जो भी किया ये गलत किया है, ठीक है, मैं तुम्हें गलत पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब पढ़ाऊंगा बिल्कुल सही, तो अब देखोगे आगे। तो ये चीज पहले क्लियर है, ये क्या किया हुआ है। अब मैं तुम्हें एकदम इसकी जो एक्चुअल अप्रोच है वो तुम्हें यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो उसकी तरफ चलते हैं, पहले गलत पढ़ते हैं फिर सही पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे एक्चुअल अप्रोच। एक्चुअल अप्रोच के अंदर क्या होगा, एक्चुअल अप्रोच के अंदर अब क्या होता है ना कि ये तुम HCl जो सोच रहे हो, क्या ये HCl डिसोसिएट होगा, तो ये कब डिसोसिएट होगा, जब हम इसको पानी के अंदर डिसोल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास सॉल्वेंट एज हम वाटर ही लेते हैं, पूरे आयनिक इक्विलिब्रियम में अगर कुछ मेंशन नहीं किया है तो हमें सॉल्वेंट वाटर ही ले रहे हैं, ठीक है। डिसोसिएशन हो रहा है तो वो कहाँ रहा है, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है कि जो HCl है, हमने ये HCl किसके अंदर डिसोल्व किया है, पानी के अंदर। और हमें पता है कि पानी भी क्या होता है, डिसोसिएट होता है, वीक एसिड है ना पानी। और हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे बात करें तो 10 की पावर माइनस 7 एम कॉन्सेंट्रेशन आती है किसकी, H प्लस की। अगर तुम्हें याद हो तो ये H2 है हमारे पास, H2O कन्वर्ट होता है H प्लस प्लस OH माइनस। और अगर तुम्हें थोड़ा सा पता हो, आयनिक प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था हमने, तो अगर तुम्हें पता हो तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी निकल के आती है, 10 की पावर माइनस 7। ये एक वीक एसिड है तो काफी कम यहाँ पे डिसोसिएशन होता है, और 10 की पावर माइनस 7 H प्लस। तो जब इसको पानी के अंदर डाला तो पानी भी क्या हो रहा था, इतना डिसोसिएट होकर इतना H प्लस आयन दे रहा था। HCl जब हमने इसके अंदर ऐड कर दिया तो H प्लस प्लस Cl माइनस में तो कन्वर्ट हुआ, लेकिन यहाँ पे H प्लस भी कितना दे रहा है हमें, H प्लस भी 10 की पावर माइनस 8 एम कॉन्सेंट्रेशन हमें यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। इतना कॉन्सेंट्रेशन हमें H प्लस यहाँ पे दे रहा था। और 10 की पावर माइनस 7 एम कॉन्सेंट्रेशन कहाँ से मिल रही थी हमें, 10 की पावर माइनस 7 एम कॉन्सेंट्रेशन हमें मिल रही थी H2O से।
मतलब इतनी कॉन्सेंट्रेशन तो यहाँ से मिल रही है, मतलब इतना H प्लस तो यहाँ से और इतना H प्लस यहाँ से। तो मुझे ये बताओ कि बताओ टोटल H प्लस कितना हो गया, टोटल H प्लस कितना हो गया। ये चीज क्लियर है, ये क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अब ये तुम सोचोगे कि सर ये तो अभी यूज करने बैठे हो आप, पहले तो यूज करते नहीं थे। हाँ, तो कब यूज करना है कब यूज नहीं करना है बताऊंगा इसके बारे में, और अभी क्यों यूज किया ये भी बताऊंगा। टोटल H प्लस कितना है, टोटल H प्लस है H प्लस फ्रॉम वाटर प्लस H प्लस फ्रॉम HCl। दो जगह से H प्लस मिल रहा है, एक तो वाटर से मिल रहा है, एक HCl से मिल रहा है। वाटर से मिल रहा है वो कितना है, वाटर से मिल रहा है वो 10 की पावर -7 है, और HCl से मिल रहा है वो कितना है 10 की पावर -8 है। चीज क्लियर है कि यहाँ पे क्या है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगर मैं बात करूँ कि 10 की पावर -7 अगर मैं यहाँ पे कॉमन लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा चीज बता देता हूँ। इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस चीज को मैं लिख सकता हूँ 0.1 इंटू 10 की पावर -7 लिख सकता हूँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 10 की पावर -7 कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 0.1 हो जाएगा, ठीक है। 10 की पावर -7 कॉमन ले लेगा ना दोनों से, तो 1.1 इंटू 10 की पावर -7 आंसर तुम्हारे पास यहाँ पे आ जाएगा। 1.1 इंटू 10 की पावर -7 तुम्हारे पास आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास से निकल के आ गया H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। तो pH कैसे निकालेंगे, pH आएगा हमारे पास माइनस लॉग ऑफ H प्लस, ठीक है। तो माइनस लॉग ऑफ 1.1 इंटू 10 की पावर -7, ये है ना। चलो आगे चलते इसको देखते हैं। इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास माइनस लॉग ऑफ 1.1, ठीक है, माइनस लॉग ऑफ 10 टू दी पावर -7, ये होगा ना। अब 10 log ऑफ 10 की पावर -7 को बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 7 माइनस log 1.1, ठीक है। 7 माइनस log 1.1 मैं तुम्हें वैल्यू बता देता हूँ log 1.1 की क्या होती है, वो होगी तुम्हारे पास 0.041, ठीक है। तुम्हें नहीं पता होगा, मैं मानता हूँ तुम्हें नहीं पता होगा, तो वैल्यू बता देता हूँ 7 माइनस 0.041। तो ये देख रहे हो तुम 7 से कम चीजें आ रही, ये जो पीएच वैल्यू निकल के आ रही है, पीएच की वैल्यू ये किससे निकल के आ रही है 7 से कम। तो 7 माइनस 0.041 करोगे तो ये आ जाएगा 6.959, ठीक है, ये वैल्यू तुम्हारे पास निकल के आएगी। और अगर तुम देखोगे तो पीएच किससे कम आ गया, पीएच 7 से कम आ गया, तो ये सॉल्यूशन कैसा हो गया, एसिडिक सॉल्यूशन। अब मैं बोल सकता हूँ कि आंसर सही है, क्यों, क्योंकि पीएच 7 से कम आ रहा है, ठीक है, चाहे 7 की जस्ट बराबर ही क्यों ना हो, लेकिन 7 से तो कम है। 7 से कम मतलब यही है एग्जैक्ट आंसर है। तो pH इक्वल टू 8 आंसर नहीं दोगे, pH इक्वल टू 6.959 आंसर दोगे। चीज समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ठीक है सर आपने चीज समझाई है मैं कि 10 की पावर -8 MgCl दिया था तो 8 pH नहीं आ सकती, क्यों, क्योंकि तुम चीजों को भी, तुम लोगों को भी ये बात समझ में आ रही है कि हाँ pH तो 7 से कम होगी तभी तो एसिडिक सॉल्यूशन के लिए डिफाइन होगा। तो ये चीज क्लियर है। तो हमने क्या किया, वहां पे वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को कंसिडर किया, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि कब कंसिडर करना है और कब कंसिडर नहीं करना है, तो अब उसके बारे में थोड़ा सा समझ लो, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा, ठीक है। क्वेश्चन आई थिंक क्लियर हो गया होगा कैसे करना है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन कब बन सकता है, जब HCl की जगह NaOH दे दे, बेस दे दे, तो बेस दे देगा तो सिमिलर करना है, बस वहां पे POH निकलेगा, उसको pH निकाल दो, तो ये वैल्यू आई थी ना, यही वैल्यू आएगी एग्जैक्ट, बस इसको 14 से माइनस कर दोगे तो pH आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। -10 की पावर -7 MgCl हो गया। अब तुम्हें कब यूज करना है, कब वाटर की कंसंट्रेशन को ऐड करना है, इफ अगर कंसंट्रेशन ऑफ HCl लेस देन होता 10 की पावर -6 है, ठीक है। पहले ये चीज क्लियर करो, लेस देन का मतलब क्या है। लेस देन का मतलब है कि 10 की पावर -6 से कम, 10 की पावर -6 से कम क्या क्या हो सकता है, 10 की पावर -7, 10 की पावर -8, 10 की पावर -10, ये कम है, ठीक है। पावर बढ़ रहा है, नेगेटिव में पावर बढ़ रहा है तो कम हो रहा है, पॉजिटिव में बढ़ता तो क्या होता है हमारे पास इंक्रीज होती है, लेकिन डिक्रीज हो रही है, क्यों, क्योंकि नेगेटिव में पावर बढ़ रहा है। मतलब 10 की पावर -6 से अगर कम है तब हमें कंसीडर करना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस फ्रॉम वाटर, ठीक है। तब हमें क्या करना है, कॉन्सेंट्रेशन H प्लस वाटर से जो निकलेगा H प्लस मतलब 10 की पावर -7 M को कंसीडर करना है।
जैसे हमारे पास 10⁻⁸ था तो वो 10⁻�6 से कम था, तो हमने उसको कंसिडर किया क्योंकि वो HCl की वैल्यू 10⁻⁶ से कम थी, तो हमें वहां पर H+ जो भी वाटर से निकल के आएगा उसको कंसिडर करना है। ये समझो, इसको काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अदरवाइज तुम क्या कर सकते हो, अदरवाइज नेग्लेक्ट द concentration of H+ फ्रॉम वाटर, ठीक है। अब एग्जांपल के थ्रू थोड़ा समझाता हूँ तो चीजें क्लियर होगी। जैसे कि अगर तुम बात करोगे कि सर पहले तो नहीं लेते थे आप, तो पहले अगर तुम देखोगे ना तो वैल्यूज कैसी होती थी, 10⁻² mHCl या फिर 0.0001 इस टाइप की। ये कितना हो गया, 10⁻⁴ हो गया, ठीक है। इस टाइप की मैं कॉन्सेंट्रेशन पहले लिया करता था, वो जनरल बात थी, ठीक है। तब ये देखोगे ना तो ये 10⁻² mHCl है, 10⁻⁴ है। अब 10⁻² mHCl का pH अगर तुम्हें निकालने के लिए बोलेगा तो तुम दोनों लगा दो, चलो वाटर से भी 10⁻⁷ निकलेगा, इससे भी 10⁻² निकलेगा, तो 10⁻² प्लस 10⁻⁷। तुम खुद सोचोगे कि इन दोनों में से वैल्यू कौन सी बड़ी है, तो ऑफकोर्स ये वाली बड़ी है, ये वाली वैल्यू काफी छोटी है। तो ये वैल्यू कहाँ से आई है, ये वैल्यू आई है HCl से, ये वैल्यू कहाँ से आई है, ये वैल्यू आई है H2O से। तो इस वाली वैल्यू को, ये वाली जो वैल्यू है इसके कंपेरिजन में इस वैल्यू को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर पा रहे थे। तो नेग्लेक्ट कर पा रहे थे तो वैल्यू कितनी आ गई, 10⁻², मतलब यहाँ से pH कितना आ गया तुम्हारे पास 2, ठीक है। इसी तरीके से अगर इसमें भी देखा जाए तो इसको क्या लिख सकते थे, 10⁻⁴ प्लस 10⁻⁷। तो ये -4 है, -7 है, ये मतलब ये 1000 गुना है। ये 1 है तो ये 1000 है, ये 1 है तो ये 1000 है, मतलब इसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट। तो नेग्लेक्ट कर दिया तो यहाँ पे भी वैल्यू कितनी आ गई, 10⁻⁴ आ गई। चीज क्लियर है क्या बोल रहा हूँ। तो हम वहां पे क्या कर पा रहे थे, हम वहां पे इनको नेग्लेक्ट कर पा रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इस वजह से मैंने यहाँ पे H+ की कॉन्सेंट्रेशन लिया है। तो सिंपल सा तुम्हें क्या याद रखना है कि अगर किसी भी एसिड की अगर कॉन्सेंट्रेशन, जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड में ही पूछता है, तो अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁶ m से कम हो तब हमें वाटर की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁷ m को लेना है, कंसीडर करना है, अदरवाइज हमें नेग्लेक्ट कर देना है जो भी H+ वाटर से आएगा। चीज क्लियर है इतना। थोड़ा सा एक और चीज इसके अंदर, एक और चीज समझाऊंगा तुम्हें यहाँ पे। जैसे कि अगर सपोज वैल्यू कभी इतनी आ गई, बोल दिया तुम्हें 10⁻11 mHCl का pH फाइंड आउट कर, तो अब तुम बोलोगे कि हाँ सर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl 10⁻⁶, 10⁻11 मतलब ये कम है, मतलब वहां पे कंसीडर करेंगे। तो कंसीडर करेंगे तो pH कितना हो जाएगा, 10⁻11 प्लस 10⁻⁷। -11 आया है HCl से, -7 आया है वाटर से, है ना। अब तुम यहाँ पे देखोगे तो क्या होगा कि ये वैल्यू काफी ज्यादा कम है। इसकी कंपैरिजन में अगर ये 1 है तो ये 10,000 है, 10⁴ टाइम्स है। अब की बार ये वैल्यू नेग्लेक्ट हो जाएगी। अच्छे से देखना क्या बता रहा हूँ, अच्छे से देखो क्या बता रहा हूँ। ये अगर 10⁻11 है और ये 10⁻7 है तो ये वैल्यू काफी ज्यादा कम है, ये 10⁴ गुना ज्यादा वैल्यू है ये वाली। मतलब अगर ये 1 है तो ये 10⁴ है, तो मतलब इस वैल्यू को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे H+ आ जाएगा 10⁻⁷, तो यहाँ से pH आ जाएगा तुम्हारे पास 7, ठीक है। तो ये चीज भी तुम्हें ध्यान रखनी है कि हो सकता है कि HCl की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कम हो, वाटर से भी कम हो, तो वहां पे ओनली वाटर का कंट्रीब्यूशन होगा, वहां पे इसका कंट्रीब्यूशन होगा ही नहीं। लेकिन अगर सपोज इस तरीके की वैल्यू हो जहाँ पे मतलब कंपेरेबल चीज है, तो वहां पे तुम्हें अच्छे तरीके से वैल्यू लेनी पड़ेगी। जहाँ पे कंपेरेबल नहीं है, मतलब जहाँ पे वैल्यू HCl की काफी ज्यादा है, वहां पे तुम नेग्लेक्ट कर सकते हो। लेकिन हो सकता है कि कहीं पे HCl की वैल्यू काफी कम हो, तो वहां पे HCl को नेग्लेक्ट करके वाटर की लेनी। तीनों कंडीशंस मैंने समझा दी, क्या समझाया, आई थिंक चीज क्लियर होगी। तो ये एक इस टाइप का क्वेश्चन है जो तुम्हें पता होना चाहिए कि कैसे तुम्हें इसको अप्रोच करना है, कैसे इसका आंसर निकालना है। तो मेन चीज अगर ये चीज तुम याद रखोगे तो तुम्हें यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि कब तुम्हें ये चीज लगाना है और कब तुम्हें ये चीज नहीं लगाना है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इस टाइप का क्वेश्चन शायद हो सकता है कि तुम्हें काफी ज्यादा मिले। तो एक और नेक्स्ट चीज समझाने वाला हूँ, थोड़ा सा उसको ध्यान से देखना क्या चीज है वो, ठीक है। क्योंकि उससे रिलेटेड थोड़ा सा एक थ्योरी पार्ट तुम्हें मिल सकता है, तो वो चीजें पता होनी चाहिए क्या है, ठीक है। एक एसिड है हमारे पास Ha, टूट रहा है Ha प्लस प्लस A माइनस में, ठीक है। तो अगर इसका K लिखेंगे तो क्या होगा, K होगा H प्लस इंटू A माइनस डिवाइडेड बाय H, ठीक है, यही होगा ना। अब क्वेश्चन ये मेरा
कि जो के है वो है क्या, पहले बताओ के क्या है। तो तुम बोलोगे कि सर के है आयोनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड्स, ठीक है। वीक एसिड्स का डिसोसिएशन कांस्टेंट को क्या हम के बोलते हैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन ये है कि मुझे के से क्या पता चल रहा है, के मुझे क्या बताता है, के से मैं क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूँ। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने रिलेटिव स्ट्रेंथ पढ़ा। रिलेटिव स्ट्रेंथ में हमने पढ़ा कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है जिसका H+ देने की टेंडेंसी ज्यादा है, जो H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन जहां पर ज्यादा है, मतलब H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा, मतलब प्रोपोर्शनल है एसिडिक स्ट्रेंथ के, कि कोई भी एसिड कब ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जितना उसके H+ आयन की देने की टेंडेंसी होगी, जितना ज्यादा H+ आयन वो देगा उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग होगा। अब मुझे ये बताओ कि जितना ज्यादा H+ आयन देगा मतलब उतना ज्यादा फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। चीज क्लियर है? एक चीज समझना कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है और मुझे अगर H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा चाहिए, मतलब ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में जानी चाहिए, फॉरवर्ड, तभी तो H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा आएगी। और अगर H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा आएगी कब, जब वो फॉरवर्ड जाएगी, और फॉरवर्ड जाएगी मतलब ये वाली चीज बढ़ेगी और ये वाली चीज कम होगी। और अगर ऊपर वाली चीज बढ़ रही है नीचे वाली चीज कम हो रही है तो के की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब जितना ज्यादा फॉरवर्ड रिएक्शन में जाएगा उतना ज्यादा के बढ़ेगा, और के बढ़ेगा मतलब के बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये जो समझा रहा हूं मैं, कि के अगर बढ़ रहा है मतलब उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो के हमें ये एक्सप्लेन कर देता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में। अगर सपोज डिफरेंट के की वैल्यूज दी हुई है तो हम ये बता सकते हैं के की वैल्यू देख के कि कौन सा एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वीक में कौन स्ट्रॉन्ग है। के किसके लिए डिफाइन करते हैं, वीक के लिए। तो वीक में कौन स्ट्रॉन्ग है ये कैसे पता लगा सकते हैं, के से, वीक में कौन स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो के अगर बढ़ता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ता है, ठीक है। के बढ़ता है इसका मतलब तुम्हारा एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ता है। सिमिलरली BOH कोई एक वीक बेस है मेरा, तो ये क्या होगा, B++OH- लिख दो इसको, ठीक है। अब B++OH- लिख दिया, इसके लिए Kb डिफाइन होगा क्या, Kb क्या होगा, B+*OH- डिवाइडेड बाय BOH। अब सिमिलरली अगर जितना ज्यादा OH- कोई बेस दे पा रहा है उतना ज्यादा वो अच्छा बेस है, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, मतलब OH- जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू होगा बेसिक स्ट्रेंथ के। वो किसके प्रोपोर्शनल टू होगा, बेसिक स्ट्रेंथ के, ठीक है। अब OH- कब मिलेगा, जब फॉरवर्ड जाएंगे मतलब Kb की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा। तो Kb बढ़ता है तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, Kb बढ़ता है तो बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। तो ये दो चीजें मैंने तुम्हें यहाँ पे समझाई कि के बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ, मतलब जिसका के ज्यादा वो स्ट्रॉन्गर एसिड, जिसका के भी ज्यादा वो स्ट्रॉन्गर बेस। तो के और के बी से तुम क्या पता लगा सकते हो, किसी भी एसिड, मतलब 2-4 एसिड अगर तुम्हें क्वेश्चन के अंदर दे दी, पूछे बताओ कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो ओनली के की वैल्यू की जरूरत है वहां पर। के पता लग गया मतलब क्या हो जाएगा, उसका हम ऑर्डर बता सकते हैं कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन कम स्ट्रॉन्ग है। तो चीज क्लियर है? तो आई थिंक यहाँ पे चीज तुम्हें क्लियर होगी। तो आज के लेक्चर के अंदर मैं इतना ही रखने वाला हूँ। आज के अंदर कुछ न्यूमेरिकल्स नहीं करवाए हैं, अगले लेक्चर के अंदर मैं जो आज जो पढ़ाया है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। लेकिन तब तक के लिए तुम क्या करोगे, जो भी थ्योरी पार्ट में तुम्हें समझा रहा हूँ वो अच्छे से क्लियर करके रखोगे, ताकि तुम्हें न्यूमेरिकल करते हुए डाउट नहीं आए, ठीक है। तो अच्छे से चीजें करते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो, अच्छे से समझते रहो। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है, इसको पूरे अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते रहो, अदरवाइज बाद में रिग्रेट करोगे। अभी भी टाइम है, अभी भी यूज करो, काफी कुछ अच्छा हो सकता है, काफी कुछ चीजें बेटर हो सकती है, काफी कुछ चीजें सुधर सकती है। सो प्लीज पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ते रहो, मजे करो, मजे भी करना जरूरी है, लेकिन पढ़ो, मेन चीजें पढ़ो, ताकि सेटिस्फेक्शन मिले रात को सोने से पहले कि हाँ आज कुछ कर किया है, आज कुछ पढ़ा है।
तो मज़ा आएगा, थोड़ा सा जीने का मज़ा आएगा, थोड़ा सा लाइफ एंजॉयमेंट के साथ बनेगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर मैं इतना ही रखूँगा। मिलता हूँ अगले लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए मेरी तरफ से रहेगा